हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में जब भी कुछ बड़ा होता है उसको लेकर भारत थोड़ा सा चिंतित भी रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अब मान के चलिए अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, आपने कई बार देखा होगा कि भारत की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो मेन मुद्दा है पाकिस्तान में, उनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको शिफ्ट किया जाए, उसका नैरेटिव शिफ्ट किया जाए। तो मे भी हो सकता है कि भारत में उसका असर देखने को मिले। तो इसी की वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा यहां पर काफी कुछ बड़ा हुआ है पाकिस्तान में। इनफैक्ट कल तो मैं सोशल मीडिया जब खोला तो यहां पर किसी ने लिख दिया था कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा आया, बट एक्चुअल में जब मैंने न्यूज़ पढ़ा, थोड़ा सा जाना, तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान के ऊपर टेरर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर जो मीडिया है उन्होंने बैन कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। यह आप देख सकते हो, आउटस्टेड पाकिस्तान पीएम इमरान नियाजी बुक्ड अंडर टेरर एक्ट, अरेस्ट लाइकली। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर यहां पर ये सारी चीजें की गई। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इमरान खान को बुक किया गया है अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सेक्शंस वगैरह, लेकिन यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने थ्रेटन किया है, धमकी दी है किसको? पुलिस को, जुडिशरी को और बाकी के कई स्टेट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया पाकिस्तान का, उनको डायरेक्टली धमकी दी गई। कहां से? डायरेक्टली इस्लामाबाद के अंदर एक रैली किया गया था सैटरडे को, और उसके अंदर बहुत कुछ बोला गया इमरान खान के द्वारा। और इसी को लेकर अब यहां पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है बहुत ही जल्द, या फिर 1 या 2 दिनों के अंदर अरेस्ट हो सकते हैं। अब देखना होगा एक्चुअली होता है कि नहीं। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट तब हुई हैं, उनके ऊपर एफआईआर तब दर्ज कराया गया, जस्ट कुछ घंटे पहले बताया गया कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसे भारत के अंदर होम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है, राणा सनुल्ला, उनके द्वारा बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो यहां पर एक केस फाइल कर सकती है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोवोकेटिव स्पीच डिलीवर किया गया उनके द्वारा सैटरडे की, मतलब शनिवार की रात को, इन दी F9 पार्क ऑफ नेशनल कैपिटल, इन इस्लामाबाद के अंदर ही यहां पर जो पार्क है उसके अंदर ये पूरा स्पीच दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो सैटरडे की रात को 10 बजे जो केस है, एफआईआर है, वो उनके ऊपर दर्ज किया गया इस्लामाबाद में ही, एंड इट वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी मैं आपको बता दूं एंटी टेररिज्म एक्ट है वहां पर, और उसी के अंदर यहां पर सेक्शन 7 है, उसी के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। पहला क्वेश्चन यह है कि एफआईआर में बोला क्या गया है। एफआईआर में क्लियर तौर से बोला गया है कि इमरान खान ने टेरराइज करने की कोशिश की है, थ्रेटन करने की कोशिश की है। किसको? टॉप ऑफिशियल्स को, जो फीमेल एडिशनल सेशन जज हैं। आप सोच के देखिए, आप जुडिशरी के ऊपर, जो वहां की जज हैं जुडिशरी के अंदर, उनको डायरेक्टली धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनके द्वारा स्पीच में बोला गया, और इसी की वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। इसके अलावा यहां पर यह भी एफआईआर में बोला गया है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अपना काम करने से रोकने की कोशिश की गई इमरान खान के द्वारा। और इमरान खान ने अपने स्पीच के तहत एक तरह का डर पैदा करने की कोशिश की है देश के अंदर, अनसर्टेनिटी लाने की कोशिश की है अंडर पुलिस, जजेस और पूरे देश के अंदर, और इसी की वजह से ये एफआईआर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर पुलिस के खिलाफ हो, वुमेन मजिस्ट्रेट के खिलाफ हो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ हो। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है कि इमरान खान के जो सबसे करीबी हैं, कहते हैं ना कि आपके सलाहकार होते हैं, जो सबसे करीबी होते हैं। इनफैक्ट ये जो पर्सन मैं आपको बता रहा हूं, शहबाज गिल, ठीक है, तो इनफैक्ट ये कैबिनेट में भी थे, जब इमरान खान की सरकार थी वो उनके कैबिनेट में भी थे, तो ये काफी ज्यादा करीबी हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया था पिछले हफ्ते, और उसी के विरोध में यहां पर इमरान खान स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लेकर सभी को यहां पर एक प्रकार से धमकी दे डाली। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात जो थी कि जुडिशरी में जो जज हैं, जज ज़ेबा चौधरी, उनको भी डायरेक्टली धमकी दे दिया, और यह कहा कि जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, मतलब कि तोड़फोड़ करेगी, जो भी करेगी। यहां पर डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा था, और इसलिए किया गया क्योंकि जो शहबाज गिल, ये जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, उन्होंने शहबाज गिल का एक प्रकार से जो अरेस्ट है उसको यहां पर क्लियर कर दिया था। होता है ना रिमांड पर, पुलिस
परमिशन मांगती है जज से कि आप हमें इस पर्सन को रिमांड पर दीजिए 2 दिन के लिए, तो ज़ेबा चौधरी ने उसका परमिशन दे दिया, उसी को लेकर हमला कर दिया इमरान खान ने। तो ये सब कुछ हो रहा था। वैसे अभी ये बताया गया कि जो होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सनाउल्लाह, उनके द्वारा काफ़ी सारे लीगल कंसल्टेशंस किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर FIR दर्ज किया जाए, केस रजिस्टर किया जाए। और इसी बीच क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग है, जो कि इंस्टीट्यूशन है एक प्रकार से, जो कि निगरानी रखता है जितने भी मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर उनके लाइव स्पीच को, इमरान खान के लाइव स्पीच को बैन कर दिया गया। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली भारत के अंदर तो आपको डायरेक्टली भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है हमारे भारत के अंदर, उनके द्वारा कभी कभी एक्शन लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो एक है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसको रेगुलेट करती है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था जितने भी मीडिया चैनल्स हैं कि आप इमरान खान का जो भी स्पीच लाइव दिखाओगे उसको थोड़ा सा टाइम लैग में दिखाना, मान लो 20 सेकेंड 30 सेकेंड, मतलब थोड़ा सा टाइम लैग में दिखाना, ताकि अगर मान लो बीच में इमरान खान कुछ गलत बात करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसको तुरंत कट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली लाइव दिखाओगे तब तो आप कट नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया और लोगों के मन में भय हो जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, लोग भड़क उठेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कहा कि हमने ये जो निर्देश दिया था उसका पालन नहीं किया गया, और इसी को देखते हुए जितने भी मीडिया हैं, सैटेलाइट मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वो इमरान खान के लाइव स्पीच को अब नहीं दिखा सकते। उनको अब यहाँ पर जो पूरा एक गैप होता है, मतलब कि हो सकता है कि इमरान खान स्पीच दे दें आधी घंटे का, 1 घंटे का, उसको पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करके तभी यहाँ पर उनके स्पीच को जो है दिखाया जा सकता है। मतलब अब लाइव यहाँ पर इमरान खान का स्पीच जो है किसी भी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं लगेगा। इनफैक्ट खबर ये भी आई थी कि यूट्यूब वगैरह पर भी चल रहा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब पर भी चल रहा था। तो यूट्यूब को भी एक प्रकार से सरकार ने कुछ देर के लिए बैन कर दिया था। तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए कल फिर संडे की रात को यहाँ पर इमरान खान के द्वारा कुछ और भी चीज़ें बोली गई। यहाँ पर जैसे ये खबर आई कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो इमरान खान ने अगेन वहाँ की सरकार को, शहबाज शरीफ आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर फिर से हमला किया और कहा कि जो फासिस्ट गवर्नमेंट है वो एक नए लो पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लाइव कवरेज को भी बैन कर दिया है। जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो भी मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इमरान खान लगातार एलिगेशन लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इमरान खान ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं। अगर आपको पता हो, अप्रैल के महीने में बहुत कुछ हुआ था, आपको याद होगा, रात भर में 2, 3, 4 बजे तक जो है पूरा पार्लियामेंट चला था वहाँ का, पाकिस्तान का, और जो नो ट्रस्ट मोशन होता है उसके तहत इमरान खान को बाहर कर दिया गया था। उनकी सरकार गिर गई थी और यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं उनकी सरकार बन गई, नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं उनकी सरकार यहाँ पर बन गई। लेकिन जैसे ये हुआ, इमरान खान आरोप लगाने लगे कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये किया जा रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अभी हुआ क्या कि जो गिल है, मैंने आपको बताया ना, शहबाज गिल इमरान खान के जो करीबी हैं, उनको अरेस्ट किया गया था। उनके अरेस्ट के खिलाफ उनकी पार्टी PTI जो है वो यहाँ पर एक रैली ऑर्गेनाइज की थी इस्लामाबाद के अंदर, और ये रैली के अंदर ही यहाँ पर इमरान खान ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी से लेकर, मतलब इनफैक्ट आर्मी भी, सोचिए, आर्मी को तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया न्यूट्रल, मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट आर्मी को तो एक प्रकार से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान का, उसको लेकर भी हमला किया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और जो आर्मी चीफ हैं वो अलग अलग देश जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, अलग अलग जगह देश जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ की जो सरकार है, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान में, उनको गैंग ऑफ थीफ बता दिया। और साथ ही साथ जुडिशरी का तो मैंने आपको बोला ही, एक प्रकार से बायस बताया गया। तो यहाँ पर जब वो पूरा रैली कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी गई, उनके द्वारा बोल दी गई, और इसी को लेकर उनका ये भी कहना था कि अगर देश की स्थिति सुधारनी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जल्दी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो वो लगातार, जब से वो बाहर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पद से, वो लगातार हमला करते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि इसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। खैर, अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि अगेन उनकी जो सरकार है वो तो गिर गई थी और यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बना है। तो आई थिंक कि इमरान खान को रैदर दैन इतना ज़्यादा आक्रोश में आकर बोलना करना, इस तरह से क्या है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो अपने आप के लिए। तो रैदर दैन कि ऑलरेडी आपको पता है कि अगले साल तक जो है ये सरकार
खत्म होने वाली है, फिर से नया इलेक्शन होने वाला है। तो रैदर देन बिल्डिंग अप टू दैट, इमरान खान एक प्रकार से ये सारे चीज़ें अपनाते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ही इज़ गेटिंग रेस्टलेस, और इसी की वजह से यहाँ पर ये गलत कदम लिया जा रहा है। खैर जो भी है, कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो भी हमला किया आर्मी से लेकर जितने के ऊपर भी, आर्मी ने अभी तक तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जुडिशरी को बोला है कि आप इमरान खान के खिलाफ एक लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फीमेल जज को धमकी दी है, अलग अलग चीज़ें की हैं, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दी है, ये सही नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे एफआईआर जो भी हुए, इमरान खान की जो लीगल टीम है वो कोर्ट जाने वाली है आज ही, ताकि उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल सके। मिलता है कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, क्या वो अरेस्ट होते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर अरेस्ट किया जाता है, जो पूरी पॉलिटिक्स है अगेन वो चेंज हो जाएगी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होता है तो इंडिया के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान सारे इशूज़ को कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, ये मामला देखे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने खान साहब के ऊपर नज़र रख ली हो। खान साहब के इस सिनेरियो को, सारे मामले को, सारी खबर को समझने के लिए कुछ महीने पीछे की सूरत हाल देखनी पड़ेगी ताकि सारी बात को आसानी से समझा जा सके। अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 158 सीटों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनके वफाक में आई थी, लेकिन उसके बावजूद ये सीटें कम थीं और सिंपल मेजोरिटी के लिए जो 172 सीट्स चाहिए वो पूरी नहीं थी, इसलिए खान साहब को भी अपने साथ को 5-7 इत्तेहादी मिला के हुकूमत बनानी पड़ी थी। खैर खान साहब की हुकूमत चलती रही, मामला चलते रहे। मार्च 2022 आ गया और खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगस्त 2018 से लेकर 7 मार्च 2022 तक इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार था कि उनके एक दस्तखत से ये पूरी असम्बली टूट जानी थी और फिर 90 दिनों के अंदर अंदर नए इलेक्शन होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो ही खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई 8 मार्च 2022 को, तो खान साहब के पास ये आइनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली ये इख्तियार ही ख़त्म हो गया कि वो असम्बली को तहलील कर दें। फिर ये सारा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आगे चला और एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अमल होते हुए गवर्नमेंट चेंज कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए। इसी तरह उनके साथ कोई तकरीबन 8-10 जमातें उनके साथ इत्तेहाद में आई और कुल मिला के ये इक़्तिदार में आ गए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के बड़े भाई। जबकि जब से खान साहब को निकाला गया उस वक्त खान साहब ने पहली बात यह की कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, क्योंकि मैं दुनिया में बहुत बड़े काम करने जा रहा था। मैं चाइना और अमेरिका की दोस्ती करवाने जा रहा था, मैं रशिया को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में करने जा रहा था, मैं बहुत बड़े कारनामे करने जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने मेरा रास्ता रोक दिया। और अगर अमेरिका मेरा रास्ता ना रोकता तो आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर तरीन मुआशी ममालिक में शामिल किया जाता। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। बैरूनी साजिश के इस चूरन को रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के सारे अहम इदारे कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। और अगर खान साहब को बैरूनी साजिश का इल्म पहले था तो फिर खान साहब से भी ये सवाल किया जाता है कि आप उस वक्त इलेक्शन करवाते जब एक दस्तखत से पूरी असम्बली टूट जानी थी और नए इलेक्शन सिर्फ 90 दिनों के अंदर हो जाने थे। लेकिन उस वक्त तक खान साहब बिल्कुल अपनी सीट के साथ चिपके रहे और जब एक आइनी अमल होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन वे से उन्हें निकाल बाहर किया गया तो सब कुछ बुरा होना शुरू हो गया और उन्हें नए इलेक्शन याद आना शुरू हो गए। उस वक्त के बाद से जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और अप्रैल 2022 से जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उसके बाद से खान साहब ने एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जो बिल्कुल काबिल अफसोस है और बहुत ही ख़तरनाक है। खान साहब अपने सोशल मीडिया पर मानने वालों के सर पर वो कहते गए और वो कहलवाते गए जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक था और बहुत गलत था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पर सबसे मकबूल तरीन और मजबूत तरीन सियासी जमात है, जिसके पास सोशल मीडिया में मिलियंस की तादाद में व्यूवर्स भी ऐसे हैं जो खान साहब की हर बात को आंखें बंद करके सच तस्लीम कर लेंगे। यही वजह है कि उस पावर को गलत इस्तेमाल करते हुए अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई एक मुहिम चलाई गई और बड़े बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए शख्स को मुतनाज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद उन ओहदों पर बैठे हुए लोगों की तरफ से बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। लेकिन फिर एक रेड लाइन कहीं ना कहीं हर एक ने ड्रा की होती है और वो रेड लाइन आ गई जब शहबाज गिल साहब ने एक अदारे को नाम ले लेके टारगेट किया और फिर शहबाज गिल साहब को आज से 2 हफ्ते पहले उठा लिया गया और उनसे पूछगिछ की गई और अब वो बिल्कुल एक कानूनी अमल से गुजरते हुए सारे मामलात को फेस कर रहे हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पहले उनके बारे में कहा गया कि उन्हें अगवा किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उन्हें अदालत में पेश करके उनका रिमांड लिया गया।
फिर जब कानून के तहत उनको रिमांड मिल गया तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए इमरान खान साहब भी बीच कूद पड़े और उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि बहुत शहबाज गिल के साथ तो इतना बुरा हुआ कि किसी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी बातों को दोहराते हुए खान साहब ने जलसे में सारी बातें बिल्कुल ऐसे ही दोहराई और बिल्कुल अदारों को टारगेट किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया, हुकूमत पाकिस्तान को टारगेट किया और खुसूसन उस फीमेल जज को टारगेट किया जिन्होंने शहबाज गिल साहब की ज़मानत जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। तो बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि बिल्कुल एक लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर खान साहब को यहाँ पर ना रोका गया तो पता नहीं खान साहब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो फिर आईने पाकिस्तान के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उन पर एक मुकदमा किया गया। हालांकि ये एक सियासी नोयत का मुकदमा है, इससे पहले भी पाकिस्तान के कई सियासतदानों पर ऐसे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी दफात शामिल की जाती हैं, लेकिन ये खालिसतन एक सियासी मामला है जो बिल आखिर इन सियासतदानों से ही हल किया जाएगा और आपस में ये कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन खान साहब इस कदर आगे जा चुके हैं कि वो किसी के साथ भी बात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब कई बार खान साहब को दावत दे चुके हैं कि आइए हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं पहले इलेक्शन का ऐलान करें फिर आपसे बात होगी। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है और इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर तो वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं इलेक्शन करवा दें, बस किसी तरह इलेक्शन करवा दें क्योंकि हम जीत गए तो फिर अवाम का फैसला, हम हार गए तो फिर धांधली हुई है। दोनों सूरत हालों में खान साहब ने अपने आप को और अपने मानने वालों को बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। उनका इरादा है कि अगर वो जीत जाते हैं, 2/3 अक्सरियत ले लेते हैं, फिर सब निज़ाम सेट है, फिर सारी रियासत उनके साथ है, फिर अमेरिका भी उनके साथ है क्योंकि वो जीत के आ गए हैं। और अगर वो हार जाते हैं या वो आइन के तहत हटा दिए जाते हैं तो फिर पूरी रियासत भी इसमें मुलव्वस है, अमेरिका भी इसमें मुलव्वस है। यानी कि कुल मिला के सारी बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि खान साहब अगर वज़ीर आज़म ऑफिस की जीनत बने रहें तो फिर सब कुछ ठीक, और खान साहब अगर वज़ीर आज़म ऑफिस से निकाल बाहर किए जाएं आईने पाकिस्तान के तहत तो फिर सब कुछ गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को चलाना, वो पाकिस्तान को चलाने में 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो अपनी ज़ात के ऊपर किए हुए हमले तो माफ़ कर सकते हैं लेकिन अपनी रियासत के ऊपर किए हुए हमले बिल्कुल भी उनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो ये कानूनी मामला है जो कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इमरान खान साहब पर जो कल मुकदमा दर्ज हुआ, आज उन्होंने अपनी 3 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली है। यानी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो एंड तक लड़ेंगे लेकिन दूसरी तरफ वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा रहे हैं कि मुझे कोई पकड़ के ही ना ले जाए, क्योंकि शहबाज गिल साहब से वो शायद थोड़े से उनके मामले से थोड़ा सा डर गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक बार वो पकड़े गए तो फिर शायद उनके लिए छूट पाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब के इशू को उन्होंने एक कानूनी इशू को जिस तरह एक सियासत इस्तेमाल करते हुए एक सियासी रंग दिया है, वो भी एक बड़ी गलत बात है। जब इमरान खान साहब को अपने जाने का मुकम्मल इल्म हो चुका था तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर बोझ डालते हुए पेट्रोल और बिजली की कीमतों में अच्छी खासी कमी कर दी थी, फिर उसे 4 महीने के लिए स्टक भी कर दिया था। उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बड़ा बोझ आया था और बिल्कुल पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट होने की बातें सुनाई देने लगी थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की और आज पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान के मामला बेहतर हो रहे हैं क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इस कदर मुतनाज़ बना दिया था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। एक फैक्ट और जो खान साहब की तरफ से बयान किया जाता है कि हम मुहिब्बे वतन है, यानी PTI जो है वो देशभक्ति का सबूत है और PTI के अलावा जितने भी सियासी जमातें और जितने भी सियासी वर्कर हैं वो सब अमेरिका की इमा पर काम करते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, वो गद्दार हैं, वो मुल्क के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 32% वोट हासिल किए थे, पूरे कास्ट किए गए वोटों का 32%, और दूसरी जमातों ने 68% वोट हासिल किए थे। और खान साहब ने खुद जब ये हुकूमत बनाई थी उस वक्त उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। तो खान साहब अगर बनाए तो फिर हर चीज़ जायज़, और अगर शहबाज शरीफ या जरदारी साहब हुकूमत बनाए तो हर चीज़ नाजायज़। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर वो 32% पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे तो ये 68% भी पाकिस्तान का अच्छा चाहने वाले हैं। सियासत में इस कदर आगे नहीं चला जाना चाहिए कि सियासी जमात से वाबस्तगी, मुल्क से वाबस्तगी से आगे निकल जाए। ये चीज़ मुल्क की यूनिटी को नुकसान पहुंचाती है। इसको बिल्कुल भी जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। ये फिर बिल्कुल एक 1 पार्टी रूल की तरफ माशरा आगे बढ़ता है और फिर यकीनी तौर पर मसाइल बजाय हल होने के मज़ीद ख़राब हो जाते हैं।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रक्षा चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।